चलो अब हेडिंग डालो आज की, ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी या ब्लड फ्लो इन किडनी। ब्लड फ्लो छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटा छोटा सा पढ़ना है। ब्लड फ्लो इन किडनी, तो एक ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं हार्ट। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ब्लड पंप किस वेसल में की जाती है बताओ, आर्टरीज में कि वेन्स में? हार्ट से ब्लड किस वेसल के थ्रू जाता है? आर्टरीज के थ्रू। और जो मेन आर्टरी है उसका नाम क्या है? अओर्टा। मेन आर्टरी का नाम क्या है? अओर्टा। इस अओर्टा के 3 सेगमेंट बनते हैं, ठीक है। एक हो गया ब्रैकिसेफेलिक, एक हो गया कोरोनरी, तीसरा हो गया डॉर्सल, ठीक है। थर्ड वेसल का नाम क्या है हमारी? डॉर्सल अओर्टा। क्या बोलते हैं? डॉर्सल, जिसका काम है अभी हमका, अब बाकी का नाम नहीं लिख रहे हैं। डॉर्सल अओर्टा, ठीक है। ये डॉर्सल अओर्टा फिर डिवाइड होगी, अलग अलग ऑर्गन्स पे जाएगी, बहुत सारे ऑर्गन्स की तरफ को जाएगी ना ये अओर्टा। ये फिर डिवाइड होगी तो किस में कन्वर्ट होगी, किस में बदलेगी? आर्टरीज में बदलेंगे। जो भी बनेंगी इनको हम क्या बोलेंगे? आर्टरीज बोलेंगे। इनमें से एक आर्टरी ऐसी होगी जो ब्लड को किसकी तरफ लेकर के जाएगी? किडनी की तरफ लेकर के जाएगी, और उस आर्टरी को हम क्या बोलेंगे? रीनल आर्टरी। क्या बोलेंगे? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी एंटर कहाँ से करती है किडनी के अंदर? हाइलम वाले रीजन से। कहाँ से एंटर करती है? हाइलम वाले रीजन से। और फिर जाते 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 कॉर्टेक्स से पास, मेडुला से पास होती है। मेडुला से पास किसके थ्रू होती है? जो बीच में मेडुलरी पिरामिड्स बनते हैं ना, मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो कॉलम्स ऑफ बॉटनी है, उनके थ्रू ये आर्टरीज जाती हैं क्रॉस होते हुए, फिर वहाँ जाके डिवाइड होती हैं। डिवाइड होते 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 बनती हैं रीनल एफरेंट आर्टेरियोल। काय में बदलेगी? एफरेंट आर्टेरियोल में। ठीक है, इस वाली का नाम देते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलेंगे? एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल से क्या बनता है? एक गुच्छा टाइप का बनता है, एक टफ बनता है, जिस टफ को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। एक ऐसा टफ बन गया वेसिकल्स का, और इस टफ को हमने क्या बोला? ग्लोमेरुलस। ये क्या है? ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस से जो वेसल आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? इफरेंट आर्टेरियोल। ग्लोमेरुलस से बाहर आने वाली वेसल का नाम क्या है? इफरेंट आर्टेरियोल। जो ये इफरेंट आर्टेरियोल होती है फिर क्या करते हैं? ये एनल्स लूप पीसीडी डीसीडी के चारों तरफ कॉइल करती है ना,
कॉइल करती है तो एक नेटवर्क बनता है, जिस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ज़्यादा हैवी तो नहीं हो रहा ना? सुनी सुनी सी बातें हैं सारी की सारी। क्या बोलेंगे? पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। लेकिन अगर मैं बोलूँ जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन के बारे में, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में, तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज नहीं होती, बल्कि क्या होता है? वैसा रेक्टा, VA से होता है शायद, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। हाँ, वासा रेक्टा। क्या होगा? वासा रेक्टा। वासा रेक्टा, ऐसे बहुत सारे वासा रेक्टा होंगे जो एक साथ क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे। वैसा रेक्टा या पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी जैसी बहुत सारी होंगी, अलग अलग नेफ्रॉन की, अलग अलग। ये सब एक साथ मिलेंगी और एक साथ मिलके बनेंगी वेन्यूल्स। क्या बनेंगी? वेन्यूल्स। वेन्स का सिंगुलर फॉर्म, वेन्यूल्स। ठीक है। फिर ये जो वेन्यूल्स हैं, ये सारी की सारी वेन्यूल, किडनी की सारी वेन्यूल्स मिलेंगी और सारी वेन्यूल्स मिलके क्या में काहे में बदलेंगी? नीचे से मिलाना चाहिए वैसे तो। ये है वेन्यूल्स, ऐसे ये भी है वेन्यूल्स। ऐसी बहुत सारी वेन्यूल्स मिली और ये सारी वेन्यूल्स मिलकर के बन गई रीनल वेन। क्या बन गई? रीनल वेन। रीनल वेन में बाकी सारे ऑर्गन की वेन भी मिलेंगी, बाकी सभी ऑर्गन की वेन्स भी मिली और ये ओपन हो जाएंगी जा करके किसमें? हार्ट में। और हार्ट में जो वेन आएगी उस वेन को हम क्या बोलेंगे? वेना केवा। रीनल वेन और अदर वेन, बॉडी की बाकी सारी वेन्स क्या बन गई? वेना केवा। ये क्या हो गया हमारा? ब्लड फ्लो इन किडनी। क्या कहेंगे? ब्लड फ्लो इन किडनी। कहाँ से कहाँ गया? सबसे पहले हार्ट से अओर्टा में गया, अओर्टा से रीनल डॉर्सल अओर्टा में गया। डॉर्सल अओर्टा, अओर्टा ही मान लो, अओर्टा के 3 सेगमेंट है, एक डॉर्सल अओर्टा है। डॉर्सल अओर्टा से कहाँ गया? रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी डिवाइड हुई, बहुत छोटी छोटी आर्टरीज बनी जिनको हमने क्या बोला? एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल और डिवाइड हुआ और बना ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस की सारी जो वेसल्स हैं वो फ्यूज हुई और बनी इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल जा करके पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ कॉइल हो रही है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, उसको हमने बोल दिया पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज या फिर वैसा रेक्टा। जितनी भी पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं कुछ कुछ वो फ्यूज होंगी, उसको बोलेंगे वेन्यूल्स। वेन्यूल्स फ्यूज होंगे तो बोलेंगे रीनल वेन्स। रीनल वेन और बाकी ऑर्गन की वेन्स फ्यूज होंगी तो बोलेंगे वेना केवा। और वेना केवा ला करके इस ब्लड को कहाँ वापस से मिक्स कर देगी? हार्ट में। ये क्या है हमारा? ब्लड फ्लो इन द किडनीज। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन है, ठीक है, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स रीजन में होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं उसको। कॉर्टेक्स पार्ट में कौन कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट रहता है कॉर्टेक्स रीजन में? वाला जक्स्टा मेडुलरी की बात नहीं होती है, ठीक है। कॉर्टेक्स रीजन में कौन कौन सा पार्ट रहता है नेफ्रॉन का? वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, थोड़ा बहुत एनल्स लूप, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एनल्स लूप, वैसे एनल लूप्स को नहीं गिनेंगे हम यहाँ पर पे, ठीक है। डीसीटी, बस। कलेक्टिंग डक्ट भी कहाँ होती है? मेडुलरी रीजन में ही होती है, ठीक है। हाँ, मेडुलरी रीजन में होती है कलेक्टिंग डक्ट भी।
डीसीटी जा करके कैपिलरी कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होगी, फिर कलेक्टिंग डक्ट क्या बनेगी, डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी पेपिला के माउथ में ओपन होगी, किसमें, माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स मिलके बनेंगी मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स मिलके बनेंगी रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस मिलके बनेंगी यूरेटर। याद रखना है, ठीक है। ये रीजन्स कहाँ, ये कहाँ कहाँ आएंगे, कॉर्टिकल रीजन में। कॉर्टिकल रीजन में कौन कौन आया हमारा, पीसीटी, डीसीटी, बोमन्स कैप्सूल। मेडुलरी रीजन में कौन कौन आया फिर, हैनल्स लूप, कलेक्टिंग डक्ट, डक्ट ऑफ बेलिनी, मेडुलरी पिरामिड वाले रीजन में। उसके बाद पेलिक्स वाले रीजन में कौन कौन आया, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, फिर रीनल पेल्विस, पेल्विस से जस्ट ऊपर हुआ मेजर कैलिक्स, माइनस कैलिक्स, मेडुला के अंदर, मेडुला से बाहर, पिरामिड से बाहर हो गया। ठीक है। इस फ्लो को अगर खाली डायग्राम ना होकर के खाली फ्लो चार्ट में बनाना पड़ेगा तो बना लोगे ना, एरो एरो लगाते रहना, नाम वही रहेंगे, एरो लगाते रहोगे बस। हार्ट से एरो लगाओगे अओर्टा में, अओर्टा से एरो लगाओगे डॉर्सल अओर्टा में, डॉर्सल अओर्टा से एरो लगाओगे रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी से एरो लगाओगे एफरेंट, उसको मत देख अपने मन से बोल, रीनल आर्टेरियोल में, रीनल आर्टेरियोल से एरो लगाओगे ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से एरो लगाओगे एफरेंट आर्टेरियोल में, एफरेंट आर्टेरियोल से एरो लगाओगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, उससे एरो लगाओगे वेन्यूल्स में, वेन्यूल से एरो लगाओगे रीनल वेन में, रीनल वेन से वेना केवा, वेना केवा से एक सर्कुलर फोटो बना देना। अगर बिना डायग्राम के, डायग्राम बनाओ तो अच्छी बात है, डायग्राम बनाने का समय ना हो तो सीधे सीधे नाम लिख दें, वो भी चल जाएगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, कृपया इनका आंसर दें, उसके बाद हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। आज खाली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कल रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, फिर धीरे धीरे चैप्टर की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन फिर क्या बचा है, एक कौन से आयन का वो सब रीअब्जॉर्प्शन में आ जाएगा। लास्ट में मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब कि जो फिल्टरेट बना है, फिल्टरेट में तो बहुत सारा वाटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको कंसंट्रेट कैसे करेंगे। फिल्टरेट में बहुत पानी होता है, बहुत ज़्यादा फिल्टरेट बनता है, उसको कंसंट्रेट कैसे करना है, ये है। और फिर बाकी ऑर्गन का क्या रोल है, और कुछ डिजीज़ है। इसके बाद लोकोमोशन है, न्यूरॉन्स हैं, एंडोक्राइन है। ब्रीदिंग हो गया है, ब्लड हो गया है, एक्सक्रीशन खत्म हो ही रहा है ये। ओह माय गॉड, 1 महीने में 3 चैप्टर। चलो क्या करूं, बहुत मेहनत लगती है। ये हो गया, समझ में आ गया किसकी बात हो रही है, ये ब्लड फ्लो की बात हो रही है। ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन का आंसर देना। वैसा रेक्टा आर ट्यूबुलर कैपिलरीज अराउंड, किसके अराउंड होती है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पीसीटी, हेनेल्स लूप, डीसीटी। हेनेल्स लूप उल्लू, जक्स्टा ग्लोमेरुलर में हेनेल्स लूप ही तो गया लंबा, उसी के चारों तरफ तो वैसा रेक्टा बना है ना, क्या बोलेंगे, हेनेल्स लूप। हेनेल्स लूप के पैरेलल चलता है, जैसे हेनेल्स लूप यू पिन शेप है ना, हेयर पिन शेप, वैसे ही वैसा रेक्टा भी हेयर पिन शेप है। किसके पैरेलल चल रहा है, हेनेल्स लूप के पैरेलल चल रहा है। ठीक है। पीसीटी डीसीटी के आसपास से गुजर जाता है, लेकिन किसके चारों तरफ, किसके पैरेलल किसके चल रहा है, हेनेल्स लूप। ठीक है। आगे ब्लड वेसल सप्लाई ब्लड इनटू बोमन्स कैप्सूल इज, कौन सी ब्लड वेसल बोमन कैप्सूल में ब्लड डालती है। एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, रीनल वेन, रीनल पोर्टल वेन। रीनल पोर्टल वेन क्या होती है, रीनल पोर्टल वेन आज देख के आना। चलो बताओ, ग्लोमेरुलस में कौन सप्लाई करती है ब्लड को, एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, रीनल वेन या रीनल पोर्टल वेन। इफरेंट लेके जाती है, देती कौन है बल, एफरेंट आर्टेरियोल। लूप ऑफ हैनल प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस, यूरेटर। हैनल्स लूप कहाँ होता है, मेडुला रीजन में होता है। ठीक है। कॉर्टिकल वाले में हैनल्स लूप छोटा होता है, और मेडुलरी वाले जक्स्टा मेडुलरी में हैनल्स लूप बड़ा होता है, लेकिन होगा हैनल लूप कहाँ, मेडुलरी रीजन में। ठीक है। ब्रश बॉर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेक ऑफ नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट, पीसीटी, ऑल ऑफ द अबव। कहाँ होता है,
पीसीटी में। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहाँ होता है? पीसीटी में होता है। अगला, पार्ट नॉट बिलोंग टू यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। यूरिनिफेरस मतलब ये कहाँ से आएगा? पीसीटी, हेनल्स लूप, डीसीटी, इसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, बताओ कौन सा पार्ट नहीं है? हाँ, ग्लोमेरुलर, हेनल्स लूप, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ग्लोमेरुलर नहीं है ना, ट्यूबुलर पार्ट का। ग्लोमेरुलर तो अलग कैप्सूलर नहीं बोला था। ग्लोमेरुलर एक पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट दूसरा। कलेक्टिंग डक्ट हम यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट को ले रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट नहीं बोलते तो हम बोलते हैं नेफ्रॉन ट्यूब्यूल या नेफ्रेटिक ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन के अंदर नहीं आ रहा है, यूरिन बनाने वाले पार्ट में तो आता है, इसलिए यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर लेंगे हम इसको। याद रखना इस बात को। अगला, बोमन्स कैप्सूल इज लाइंड बाई ciliated cuboidal epithelium, squamous epithelium, non-ciliated cuboidal epithelium, non-ciliated columnar epithelium. Bowman's capsule, squamous epithelium, सिंपल है। हाय रे, बाकी सारा पार्ट में क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। सिर्फ बोमन्स कैप्सूल में क्या है? स्क्वैमस। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा एपिथेलियम होता है मेजर? कॉलुमनर एपिथेलियम होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी वाले में क्या होता है? सूडो स्ट्रेटिफाइड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कहाँ थपड़िया दूंगे, थपड़िया भूल जाती है सारा पुराना। लास्ट के पार्ट में रेस्पिरेटरी ट्री वाले में, ब्रोंकियल ट्री में तो ये होता है। रेस्पिरेटरी ट्री में क्या होता है? वेरी गुड, पचा दे सब कुछ। सीलिया होता है नीचे को, क्यों होंगे सीलिया? मार खाएंगे ना। चलो अगला बात, पोडोसाइट्स आर प्रेजेंट इन एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क, बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल ना, कहाँ इतना सोचना पड़ रहा है क्या? द एफरेंट एंड इफरेंट वेसल्स आर आर्ट्रियल इन नेचर, वेनस आर्ट्रियल मतलब आर्टरी है, वीनस इन नेचर मतलब वेन्स हैं। वन इज आर्टरी एंड अनदर इज वेनस, नन ऑफ द अबव। वन इज आर्टरियस, अनदर इज वेनस। ठीक, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एफरेंट आर्टेरियोल इज नैरोअर देन इफरेंट, इफरेंट वेन्यूल्स इज नैरोअर देन वेन, इफरेंट आर्टेरियोल इज नैरोअर देन एफरेंट आर्टेरियोल, नन ऑफ दिस। कौन नैरो होता है, इफरेंट क्या एफरेंट? इफरेंट नैरो होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, ठीक सुनना, ध्यान से सुनना। ये हमारा एफरेंट आर्टेरियोल, ये हमारा इफरेंट आर्टेरियोल, ये बीच में ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है। ठीक है, ये इफरेंट आर्टेरियोल पतला है, एफरेंट आर्टेरियोल मोटा है। एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। क्वेश्चन आता है कि अगर एफरेंट आर्टेरियोल का थिकनेस घट जाए, डायमीटर घट जाए तो क्या होगा? डायमीटर घट जाए में दो केस हो सकते हैं, या तो थोड़ा सा घटे लेकिन अभी भी इफरेंट से बड़ा रहे, थोड़ा ही घटा है लेकिन अभी भी इफरेंट के कंपैरिजन में तो बड़ा ही है ना, या फिर इतना घट जाए कि इफरेंट से भी छोटा हो जाए। दो कंडीशन है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो कब क्या होगा सुनना, जब ये बड़ा होता है ये छोटा होता है तो डिफरेंस ज़्यादा है, तो फिल्टरेशन का रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा फिल्टरेशन होगा। अगर ये थोड़ा कम हो गया, लेकिन इतना कम भी नहीं हुआ कि ये, जैसे मान लो ये 10 है और ये 5 है, ठीक है, ये घट के 10 के बदले 7 हो गया, लेकिन ये 5 ही अभी भी, तो बताओ अभी भी ये इससे तो छोटा है लेकिन अभी भी इससे तो बड़ा ही है ना, इफरेंट आर्टेरियोल से तो बड़ा ही है। तो ऐसी केस में फिल्टरेशन का रेट क्या हो जाएगा? थोड़ा सा घट जाएगा, उतना नहीं होगा जितना पहले हो रहा था, उसके कंपैरिजन में क्या होगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा रेट। लेकिन अगर ये छोटा हो गया, जैसे ये 5 ही है अभी भी, ये 3 हो गया, तो फिर फिल्टरेशन नहीं होगा, क्योंकि सफिशिएंट प्रेशर नहीं बन पाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। पूछता कभी कभी, वैसे आजकल तो कम ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन, पहले आते थे थिंकिंग बेस्ड में कि अगर इसका साइज घट गया तो क्या होगा, याद तो रखना ही चाहिए। क्या बात, लॉजिकल क्वेश्चन चलेगा। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एफरेंट आर्टेरियोल इज, अच्छा ये तो हो गया ना। मेलपिगियन कॉर्पसेल्स इज प्रेजेंट इन, मेलपिगियन कॉर्पसेल्स कहाँ होती हैं? इसको रीनल कॉर्पसल या मेलपिगियन बॉडी भी कहते हैं, शब्द मिला दिए हैं उसने।
रीनल कॉर्पसल या मेल्पिगियन बॉडी लिखा था ना हमने, उसी को मिला करके रीनल मेल्पिगियन कॉर्पसल बोला है, मतलब वही है, ठीक है। मेडुला में, कॉर्टेक्स में, पेल्विस में या पिरामिड में? बोमन्स कैप्सूल कहाँ होता है? कॉर्टेक्स में। अब बोमन्स कैप्सूल के साथ ग्लोमेरुलस कॉर्टेक्स में तो मिलेगा, मेडुला में क्या थोड़ी मिलेगा, तो कहाँ होता है? कॉर्टेक्स में होता है। अगला, सेल नेम्ड पोडोसाइट अकर इन, कहाँ होती है पोडोसाइट्स? इनर वॉल ऑफ बोमन्स कैप्सूल, आउटर वॉल ऑफ बोमन्स कैप्सूल, लार्ज इंटेस्टाइन, नेक रीजन ऑफ नेफ्रॉन। इनर पार्ट ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। आउटर वाले में तो सिंपल स्क्वैमस है, इनर वाले में भी सिंपल स्क्वैमस है, बस मॉडिफाई होकर क्या बन गया है? पोडोसाइट्स बन गया है। अगला, इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन, ज्यादातर नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले कहाँ होता है? बल कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी, मेडुलरी रीजन ऑफ किडनी, बोथ, पेल्विस रीजन ऑफ किडनी। मेडुलरी रीजन में होता है हेनल्स, ठीक है। अगला, इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, नंबर 1 लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट, नंबर 2 लूप ऑफ हेनले इज लॉन्ग, नंबर 3 पीसीटी इज वेरी लॉन्ग, नंबर 4 डीसीटी इज शॉर्ट। लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट। अगला, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है? वैसा रेक्टा इज प्रोमिनेंट, लूप ऑफ हेनले इज लॉन्ग, लूप ऑफ हेनले रन्स इनटू डीप इनटू मेडुला, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अगला, इन मेजॉरिटी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स आर फाउंड इन द किडनी ऑफ, मेजॉरिटी में जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहाँ मिलती हैं? बल कैंगरू रैट्स में मिलती हैं, कैमल में मिलती हैं, बोथ में मिलती हैं, फिशेज में मिलती हैं। आई थिंक बोथ, आई थिंक मेरे पास यहाँ पर आंसर नहीं है। आई थिंक बोथ में मिलती है, दोनों में मिलती है, बाद में कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फिल्ट्रेशन। हेडिंग डालो, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फिल्ट्रेशन। mechanism of urine filtration, डायलिसिस वगैरह भी पढ़ना है तुमने? डायलिसिस नहीं सुना कभी नाम? ब्लड का फिल्टरेशन आउटसाइड द बॉडी, जब किडनियाँ खराब हो जाती हैं तो। बिगिनर बॉक्स 3 का लास्ट वाले का पार्ट है बोथ, ठीक है, बोथ है उसका आंसर, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? वाटर डेफिशिएंट रीजन में रहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, मुझे लग रहा था यही आंसर होगा, मैं कंफर्म कर लेती हूँ पहले। दोनों कहाँ हैं? कैंगरू रैट भी वाटर डेफिशिएंट रीजन में, मतलब वो तो पीता ही नहीं है, जितना बन रहा है बॉडी में ही बन रहा है, और कंगरू भी कहाँ है? वाटर डेफिशिएंट रीजन में। हेनल्स लूप में जो मेजर काम होता है वो होता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। हेनल्स लूप किसके लिए है? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, डिसेंडिंग वाला वाटर के लिए, असेंडिंग वाला सॉल्ट्स के लिए, ठीक है। अब अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो सारा का सारा वाटर यूरिन में चला जाएगा, वाटर का बॉडी से क्या होगा? लॉस होगा। उनके पास ऑलरेडी वाटर कम है, तो वो हेनल्स लूप को क्या रखते हैं? लंबा रखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब हो सके और बॉडी के अंदर वाटर की कमी ना हो। ये है इसका रीज़न लंबा होने का। थोड़ा लॉजिकल था, आई थॉट फर्स्ट कन्फर्मेशन इज मच बेटर, ठीक है। चलो हेडिंग क्या डाली? यूरिन फिल्टरेशन। देखो यूरिन फिल्टरेशन में 3 स्टेप है, लिखो। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। Urine filtration involves involves 3 steps. नंबर 1 में लिखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन,
नंबर 1 में लिखो अल्ट्रा फिल्टरेशन, नंबर 2 में लिखो ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, ब्रैकेट में लिखो सेलेक्टिव, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, ब्रैकेट में लिखना सेलेक्टिव। नंबर 3 में लिखो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, इसमें लिखो ब्रैकेट में एक्टिव। सेलेक्टिव मतलब रीअब्जॉर्प्शन सेलेक्टिव तरीके से होगा, जो चीज चाहिए होगी उसको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, जैसे यूरिया को रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, ठीक है। और एक्टिव का मतलब है कि एनर्जी दे करके होगा सिक्रीशन। एक्टिव प्रोसेस कौन सी होती है जिसमें एनर्जी यूज होती है, इसलिए 1 लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए यहीं पर लिख लो ताकि यहीं पर समझ जाओ उसका। अब सबसे पहले हेडिंग डालो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, हेडिंग डालेंगे ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन या अल्ट्रा फिल्टरेशन, उसी को ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन कहते हैं। हाँ क्या हुआ? ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन या फिर तुमने अल्ट्रा फिल्टरेशन लिखा है, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या सोच रही थी फिर? मैं स्पेलिंग सोच रही थी। मेरे को बनाने दो, फिर बनाना। बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी हटेंगी, ऐसा होगा ना, इसलिए अभी मत बनाओ। ब्लू, ब्लू, वेयर इज द ब्लू? बाहर से आ रही आवाज या मेरे फोन से? इससे ब्लड एंटर करेगा, इसका नाम क्या है? एफरेंट आर्टेरियोल। इससे ब्लड एग्जिट करेगा, इसका नाम क्या है? इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ बीच में डिवाइड होने की वजह से क्या बन गया है? ग्लोमेरुलस बन गया। मैं यहाँ पर पे जो ग्लोमेरुलस भाई साहब हमारे ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज नहीं बना रही हूँ, तुम समझ लो ये कैपिलरीज का ही बंडल है, ठीक है। कैपिलरीज नहीं बना रही क्योंकि मुझे कुछ डाटा लिखने हैं इसमें, इसलिए कैपिलरीज नहीं बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये कैपिलरीज का क्या होता है? नेटवर्क होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो, अगर मैं मेम्ब्रेन की बात करूँ, मान लो मैं इसको एक वेसल मानती हूँ कि वेसल बनाते हैं, ये वेसल मान लो, तो इस वेसल में ये मेम्ब्रेन है। ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। ये कौन है? एंडोथीलियम। ये हमारी बोमन्स कैप्सूल की मेम्ब्रेन है। बोमन्स कैप्सूल में अंदर की तरफ को जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी सेल्स को हम क्या बोलते हैं? पोडोसाइट। ये क्या है? पोडोसाइट। अगर मैं इस मेम्ब्रेन का नाम दूंगी तो मैं बोलूंगी ग्लोमेरुलर इपिथीलियम। क्या बोलूंगी? ग्लोमेरुलर इपिथीलियम। तो ग्लोमेरुलर इपिथीलियम लिख देते हैं यहाँ पर नाम, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये जो गैप है ना, इस गैप में मेम्ब्रेनस पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तीनों चीजें मिल करके, कौन तीनों चीजें? एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और ग्लोमेरुलर इपिथीलियम, ये तीनों मिल के बनाते हैं फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। सबसे पहला टॉपिक यही है, क्या बनाते हैं? फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। फिल्टरेशन मेम्ब्रेन क्या है? ग्लोमेरुलर की ब्लड वेसल और ग्लोमेरुलर की इपिथीलियम और वो क्या है? ग्लोमेरुलर की ब्लड वेसल और बोमन्स कैप्सूल की इपिथीलियम
अलॉन्ग विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन देम। क्या बनाएगी? एक फिल्टरेशन मेम्ब्रेन बनाएगी। ठीक है, इस फिल्टरेशन मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए जो भी मटेरियल यहाँ ब्लड में होगा, ये मटेरियल कहाँ आएगा? बोमेन्स कैप्सूल में आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है? यहाँ है ब्लड, यहाँ पर क्या है? ब्लड। मुझे बताओ कि हमारे हार्ट से, किससे? हमारे हार्ट से पर मिनट में कितना ब्लड पंप किया जाता है? पर मिनट। हाँ, पर मिनट में कितना ब्लड पंप होता है? 5 लीटर फ्रॉम ईच, दोनों से 5-5 लीटर पंप होता है। यानी कि ऑर्गन की तरफ हर मिनट कितना ब्लड आ रहा है? 5 लीटर ब्लड आ रहा है। ठीक है, इस 5 लीटर ब्लड में से 20 से 25% ब्लड किडनी को आता है। बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड किडनी की तरफ को आता है। ठीक है, उसमें से बाकी 75 में से पूरे बॉडी को जा रहा है। 25% अकेला किसकी तरफ को आ रहा है? किडनी, ताकि फिल्टर हो सके ना, गंदगी जमा हो जाएगी नहीं तो ब्लड में हमारे। तो 25% ब्लड किडनी में आ रहा है। अगर मैं इसको अप्रोक्स मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे तो 5 × 20/100 या 5 × 25/100, तो ये लगभग होता है 1100 to 1200 ml। एक मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड कहाँ आता है? किडनी में आता है। तो ये किडनी में आया मतलब एफरेंट आर्टेरियोल में आया, एफरेंट आर्टेरियोल मतलब ग्लोमेरुलस में आया। हमने पढ़ा है जो भी ब्लड है, ब्लड में से कुछ पार्ट होता है प्लाज्मा और कुछ पार्ट होता है सेल्स। बताओ प्लाज्मा कितना % होता है? प्लाज्मा होता है 55% और सेल्स कितनी होती हैं? 45%। अब मुझे बताओ ये क्या है? हमारी ग्लोमेरुलस की ब्लड वेसल है और ये हमारी बोमन्स कैप्सूल की एपिथीलियम है। ब्लड वेसल से ग्लोमेरुलस की ब्लड वेसल से बोमन्स कैप्सूल के अंदर क्या कोई सेल आती है? सेल नहीं आती ना, तो ये तो गेम से आउट हो गया पहले ही। कोई सेल नहीं आती। आरबीसी बड़ी है, प्लेटलेट्स बड़ी हैं, डब्ल्यूबीसी आ सकती थी क्योंकि वो स्पॉन्जी होती है ना, फ्लेक्सिबल होती है, अमीबा जैसी होती है, अपना शेप चेंज कर सकती है। लेकिन ये भी नहीं आती। यहाँ पर कुछ एक स्पेसिफिक केमिकल मटेरियल होता है जिससे डब्ल्यूबीसी दूर रहती है। ठीक है, तो वो उसके नज़दीक नहीं आती हमारे पास में। तो यहाँ से कोई भी ब्लड सेल नहीं आ रही, तो 25% कैंसिल हो गया। कौन आ सकता है? प्लाज्मा आ सकता है। ठीक है, प्लाज्मा में भी सब कुछ नहीं आ सकता। जो लार्ज प्रोटीन्स हैं वो नहीं आ सकती, और वाटर पूरा का पूरा भी नहीं आ सकता है। समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा वाटर आ जाएगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी, कहाँ इससे आगे फ्लो कैसे करेगा? तो पूरा वाटर भी नहीं आ सकता और सारी की सारी प्रोटीन्स भी नहीं आ सकती। तो प्लाज्मा 55% कितना हुआ? देखो इसका 55% तुम लोग मल्टीप्लाई कर करके निकाले रहना आंसर। अप्रोक्सीमेटली 650 ml होता है। कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 60। अगर मैं इसको लूँ तो 50% कितना हुआ? 600। 50% मतलब आधा, 655 है तो थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं उसको, 650 ml के करीब आ जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं हम अभी। ये 650 ml प्लाज्मा है। 650 ml क्या है? प्लाज्मा। इसको हम बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। क्या बोलते हैं? रीनल प्लाज्मा फ्लो, यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं आरपीएफ। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आरपीएफ कितना होता है? कितना होता है? 650 ml पर मिनट। 650 ml पर मिनट। रीनल प्लाज्मा कहाँ आता है? बोमन्स कैप्सूल के नज़दीक, यानी कि ग्लोमेरुलस में आता है। इसमें से सारा का सारा प्लाज्मा में तो नहीं आ जाता। ग्लोमेरुलस में पूरा का पूरा प्लाज्मा आता है क्या? नहीं आता। तो इस प्लाज्मा में से सिर्फ 20%, किस में से? 65 ml में से सिर्फ 20% जो मटीरियल है वो फिल्टर होकर के कहाँ आता है? हमारे बोमन्स कैप्सूल में। 20% मतलब कितना हुआ? इसका 20% मतलब कितना हुआ? अप्रोक्स मैं 250 ml ले लेती हूँ। अप्रोक्स कितना ले लेते हैं? 250। वैसे 300 के करीब आएगा, लेकिन यहाँ भी तो अप्रोक्सीमेशन लिया ना हमने। 600 से 650 के बीच का कहीं होता होगा, तो ये भी 250 से 300 के बीच का कहीं होता है। अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले लेते हैं? 250 ml पर मिनट। यानी कि हर मिनट में ब्लड से 250 ml लिक्विड किसका पार्ट है? जो प्लाज्मा का पार्ट है वो किसके अंदर आ रहा है? बोमन्स कैप्सूल के अंदर आ रहा है। 250 ml एक मिनट में। एक दिन में कितने मिनट होते हैं?
एक दिन में मिनट होते हैं 24 इंटू 60। इसमें एक मिनट में आया 250, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 250। इसको मल्टीप्लाई कर करके तुम आंसर निकालोगे तो आएगा 180 लीटर। यानी कि एक दिन में हमारी किडनी में कितना ब्लड फिल्टर हो जाता है? 180 लीटर ब्लड फिल्टर हो जाता है। इतना सारा बाहर निकाल दे फिर तो हो गया काम हमारा। समझ में आ रहा है? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1000, यानी कि 1 लीटर। 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5 लीटर। 1.5 इंटू 24 करोगे तो कितना आएगा? 1.5 1.4 12 लीटर। तो एक ही से हो जा रहा है, एक ही नेफ्रॉन से अप्रॉक्सीमेटली। नहीं, पूरी किडनी का ले रहे हैं हम यहाँ पर। मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ हो रही है। 24 आर, हाँ कितना आ रहा है? नहीं 360 नहीं आएगा। 360 दोनों किडनी से ना लिखा। 24 इंटू 24 घंटे तो होता है ना दिन में। 360 लीटर, तो एक किडनी से कितना? 180। दोनों किडनी से 360 लीटर। हमने बोला इतना टोटल आता है करके। हाँ, टोटल मतलब दोनों किडनी में डिवाइड होगा ना, आधा एक किडनी में आधा दूसरी किडनी में। तो एक किडनी से 180 लीटर जा रहा है, दोनों किडनी से 360 लीटर। तुम्हारे बॉडी में पानी है भी, इतना सारा सेल निचोड़ दूं तब भी, हर एक सेल का साइटोप्लाज्म तक निचोड़ दूं तब भी इतना पानी नहीं है। इतना पानी दे दिया फिर तो हो गया काम हमारा। इसीलिए हम क्या करते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। समझ में आ रहा है? अगर ये सब चले गया, सोचो इतना ही नहीं है ब्लड में। 180 लीटर तो ये 180 लीटर फिल्टर रेट है एक दिन में एक किडनी का। ठीक है, ये इसके साथ साथ इसमें क्या है? इसमें वाटर है। वाटर के साथ साथ क्या है? आयंस हैं, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सारा ग्लूकोज वगैरह है जो भी हमारा ब्लड में था। छोटे मोटे अमीनो एसिड्स हैं जो भी हमारे ब्लड में थे। नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो भी हमारा ब्लड में मटीरियल था, सब है इसके अंदर। ये वाटर तो जाएगा, साथ में ये सब भी लेके जाएगा। क्या बचेगा शरीर में? कुछ नहीं बच पाएगा ना। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? रीएब्जॉर्प्शन। इस वाटर को एब्जॉर्ब करके 180 लीटर एक किडनी से, दोनों किडनी से कितना? 360 लीटर। इसमें से सारा एब्जॉर्ब करके एट द एंड ऑफ द डे 1 या 1.5 लीटर ही बचाते हैं। कितना खतरनाक प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन, सोचो। इसमें से 180 एक किडनी से, 180 दूसरी किडनी से, टोटल कितना हो गया? 360 लीटर। 360 लीटर में से काट कूट करके रीएब्जॉर्ब करा करके लास्ट में हमारे पास बचता है सिर्फ 1 to 1.5 लीटर। दिख रहा है? इतना एफिशिएंट प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन। अगर इसमें दिक्कत हो गई तो फिर समझ लो हो गया काम हमारा। ब्लड में सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, आयंस की कमी हो जाएगी, ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। चल दिया हम। हे राम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिल्टरेशन रेट। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। क्या बोलते हैं? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। किसी भी सेंस में पूछ सकता है, पर मिनट पूछ सकता है, पर सेकंड भी पूछ सकता है। ध्यान रखना, इसको सेकंड में निकाल दोगे अपॉन 60 करके। पर मिनट पूछ सकता है, पर सेकंड पूछ सकता है, पर आर पूछ सकता है। इसको खाली 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो पर आर मिल जाएगा हमको। पर डे पूछ सकता है, ये पर डे है। ये क्या है? पर डे। एक किडनी से ये हो गया दोनों किडनी से। 180 लीटर फ्रॉम ईच किडनी लिखा होगा, ईच। ठीक है, ये हो गया इतना पर डे का। पर मंथ, पर ईयर कुछ भी पूछ सकता है। बेसिक वैल्यू याद रखो, फिर कन्वर्ट करना तुम मैथ में सीख ही चुके हो, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, ml सेकंड में भी पूछ सकता है, यूनिट कन्वर्ट करते रहना फिर तुम लोग। ठीक है, तो ये क्या हमारा ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। एक होता है फ्रैक्शनल ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल फिल्टरेशन रेट। फ्रैक्शनल, ग्लोमेरुलर भी कहो तो चलेगा, नहीं तो फ्रैक्शनल फिल्टरेशन रेट। फ्रैक्शनल का मतलब है कि जो प्लाज्मा था इतना फिल्टर हो सकता था, इसमें से कितना फिल्टर हुआ? कितना फिल्टर हुआ? 250 ml हो कितना सकता था?
650 ml कैंसिल करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1/5 आता है। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शनल फिल्टरेशन रेट कितना आएगा, लगभग 1/5 क्या आया फ्रैक्शनल। सॉरी कुछ गड़बड़ हुई है, रुक जाओ 1 मिनट, एक काम करो 650 का 20% निकालो, तो यहाँ पर से गड़बड़ हो रही है ये। 650 इंटू 20/100 कैंसिल हुआ 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 25, 30 के आसपास, 5 3 जा, हाँ 130 के 250 लिख दिया, 150 250 नहीं 150। इसको भी चेंज करना पड़ेगा फिर यार, इसको 1 करना पड़ेगा, तो ये 180 पूरे में से आएगा, फिर इसको कैंसिल कर लो, मल्टीप्लाई करके देखते हो कितना आ रहा है, 1 होगा 150 क्या 130 आया ना, 125 करो इसको, 125 दोनों किडनी से होगा 250, एक किडनी से 125 हाँ आधा ही तो होना था 250 का, 180 आएगा अभी, ठीक है 180 लीटर पर डे। ठीक है, ये यहीं पे से गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन, मैंने कौन सा याद कर रखा है, नहीं चलता है थोड़ा बहुत। इससे एक या एक 1.5 लीटर बेस्ट है। हाँ बस हाँ, अभी भी बहुत ज़्यादा है रीअब्जॉर्प्शन का अमाउंट। ठीक है, बहुत एफिशिएंट होते हैं हमारे नेफ्रॉन्स। अगर नेफ्रॉन के चारों तरफ वो पेरिटिबुलर कैपिलरीज ना हो या ख़राब हो जाएं, बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है, और ऊपर से ब्लड का कंसंट्रेशन मेंटेन करना भी इसी का काम है। जैसे ब्लड में यूरिया नहीं होना चाहिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। ब्लड के अंदर में थोड़ा बहुत हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाने के लिए चाहिए होता है, बहुत ही कम, हाँ उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए यूरिया। ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उसको भी डाल देगा। ब्लड में सोडियम पोटेशियम आयन होने चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको भी बैलेंस करना है हमने। तो ये बैलेंसिंग काम, जिसको हमने क्या बोला था, ऑस्मोटिक, 125 है ना, हाँ ये भी 125 है। 125 ml। चलो क्या कह रही थी मैं, हाँ ऑस्मोटिक, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं ना, हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना है ब्लड में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन करना काम भी किसी का, हमारी किडनी का, यही कर रहा है ऑस्मो रेगुलेशन, नेफ्रॉन। और ऑस्मो रेगुलेशन हो कौन सी प्रोसेस में रहा होता है, फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस में नहीं हो रहा होता है। कौन सी प्रोसेस में हो रहा होता है, रीअब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस में हो रहा होता है, जहाँ ब्लड के कंसंट्रेशन को बैलेंस करना है हमने। ब्लड में कोई चीज़ ज़्यादा भी नहीं, कोई चीज़ कम भी नहीं, बैलेंस करके रखने का काम किसका है, रीअब्जॉर्प्शन का, जो हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, फिलहाल ये जो 180 लीटर आया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिल्टर रेट। फिल्टर रेट बनता है, बताया था ना मैंने, ग्लोमेरुलस में यूरिन नहीं बनता है, फिल्टर रेट बनता है। तो यहाँ से, कहाँ से, ग्लोमेरुलस से लेकर के कलेक्टिंग डक्ट पहुँचने से पहले कलेक्टिंग डक्ट में फिर यूरिन होता है। कलेक्टिंग डक्ट से पहले किसकी जर्नी है, फिल्टर रेट की जर्नी है। कलेक्टिंग डक्ट और उसके बाद किसकी जर्नी है, यूरिन की जर्नी है। तो अगर कभी तुमसे कोई पूछे यूरिन फ्लो बताओ, तो कलेक्टिंग डक्ट से शुरू करोगे। अगर कभी पूछेगा फिल्टरेशन फ्लूइड का बताओ, तो तब कहाँ से शुरू करोगे, बोमन्स कैप्सूल से शुरू करोगे। अगर फिल्टर रेट का बोलेगा तो बोमन्स कैप्सूल से शुरू करोगे, डीसीटी में खत्म कर दोगे। डिपेंड करता है तुमसे किसका फ्लो पूछ रहा है, ध्यान देना शब्दों के ऊपर में। ठीक है, इतना डीप तो वैसे कौन ही पूछता है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब देखो यहाँ से जब मैंने बोला मटेरियल फिल्टर होकर नीचे आ रहा है, तो मैंने तुमसे कहा था प्रेशर की वजह से फिल्टर होकर के आ रहा है। किसकी वजह से फिल्टर होकर के आ रहा है, प्रेशर की वजह से फिल्टर होकर के आ रहा है। अब यहाँ पर कौन कौन से प्रेशर काम करते हैं वो याद रखना है हमने, कौन कौन से प्रेशर काम करते हैं वो याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला प्रेशर है ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ब्लड हाइड्रो मतलब वाटर, तो ब्लड में वाटर की वजह से प्रेशर। अब देखो यहाँ से खूब सारा ब्लड आ रहा है, यहाँ से बहुत कम जा रहा है, तो यहाँ प्रेशर बनेगा कैपिलरीज के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर चाहता है कि फिल्टर होके मटेरियल कहाँ है, ग्लोमेरुलस में है।
क्या चाहता है यहाँ पर, इसमें नीचे करके एरो लिखना 125 mm, ठीक है। क्या चाहता है ये ब्लड फिल्टर होकर के कहाँ आए, ग्लोमेरुलस में आए। ये अप्रोक्सीमेटली 60 to 75 के करीब होता है mm of Hg, ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। दूसरा होता है ब्लड कोलॉइडल प्रेशर। ब्लड कोलॉइडल, कोलॉइड मतलब एक सफिशिएंट साइज से बड़ी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कोलॉइड सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा अभी, 12th में है, देखो अगर सिलेबस से कटा नहीं तो 12th में मिलेगा। सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन आता है वहाँ पर ठीक है। तो कोलॉइड मतलब जो माइन्यूट होते हैं वो तो पूरा डिजॉल्व हो जाते हैं, उससे जो थोड़े से बड़े होते हैं, लार्जर इन साइज होते हैं, उनको कोलॉइडल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पर फाइब्रस प्रोटीन वगैरह हैं जो क्या है, कोलॉइडल हैं, ठीक है। वो कोलॉइडल मॉलिक्यूल क्या कहेंगे कि मत जाओ, वो तो रुकना चाहेंगे ना, वो फ्लो नहीं होने देंगे ना, वो खुद जाएंगे, वो फ्लो को रोकेंगे भी, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड कोलॉइडल प्रेशर। क्या बोलते हैं, ब्लड कोलॉइडल प्रेशर या कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, BCOP या BCP, BCOP लिख लो, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये कहेगा कि फिल्टरेशन ना हो, तो ये क्या करेगा, फिल्टरेशन को अपोज करेगा। ये अप्रोक्सीमेटली होता है 30 to 40 mm of Hg, 30 लिख लो, 30 mm of Hg, 30 to 40 mm of Hg, ठीक है। तीसरा होता है हमारा ये बोमन्स कैप्सूल में जो फ्लूइड भरा हुआ है वो भी तो प्रेशर लगा है ना, उसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पर ऑलरेडी तुमने फ्लूइड भरा हुआ है, वो क्यों चाहेगा कि और फ्लूइड आए, वो तो चाहेगा कि और फ्लूइड ना आए, तो ये क्या करेगा, ये ब्लड को वापस भेजने की कोशिश करेगा फ्लूइड को। यहाँ पर BCOP में भी ऊपर की तरफ को आ रही है BCOP का एरो, ये दूसरे वाले का एरो, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि ग्लोमेरुलस के अंदर का फ्लूइड कह रहा है कि मत आ, निकल यहाँ से। और ये होता है 10 से 15, 10 to 15 mm of Hg, 10 to 15, 10 to 25 mm of Hg, ठीक है। अब देखो जीतेगा कौन, जो ज़्यादा होगा, जीतेगा कौन, जो ज़्यादा होगा। तो टोटल जो फिल्टरेशन प्रेशर होता है, फिल्टरेशन के लिए जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, देखो ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस, किस किस को माइनस करेंगे, दोनों अपोज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट वाला प्लस में, बाकी दोनों माइनस में। माइनस में कौन कौन, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कितना आएगा, 60 मान लेते हैं इसको, इसको मान लेते हैं 30, इसको मान लेते हैं 10, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आया, 20 mm of Hg। ये दोनों प्लस है, सॉरी ये प्लस है, ये दोनों ऐड होंगे 40, 60 में से 40 माइनस होगा तो कितना आएगा, 20 mm। कई बार ये फॉर्मूला ऐसे नहीं लिखा होगा, कई बार ये फॉर्मूला कैसे लिखा होगा, BHP माइनस BCOP माइनस GHP। कंफ्यूज नहीं हो ना, ब्रैकेट खोला है, खाली ब्रैकेट खोला है तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर दोनों में, तो इसलिए ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, इसलिए वो मिक्स हो गया माइनस, ठीक है। तो कितना आया, लगभग 20 to 25 mm of Hg आता है। इतने प्रेशर से फिल्टर होगा ग्लोमेरुलस, क्योंकि जीता कौन, ये है विनर, हमारा विनर। तो किसकी बात सुनी जाएगी, ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की। तो अगर कोई पूछे कौन सा प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फिल्टरेशन ऑफ फ्लूइड इन ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल, तो हम क्या बोलेंगे, ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि वही है जो सपोर्ट कर रहा है, बाकी दोनों तो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं, बुक में कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोला है, कंफ्यूज मत होना, बोमन्स कैप्सूल कहते हैं हम, बोमन्स कैप्सूल, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सूल के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन रहा है, हाइड्रोस्टैटिक मतलब वाटर या फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर बन रहा है, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये कितना आया हमारा, 20 mm of Hg अप्रोक्स, यानी कि जीता कौन, हमारा, ये तो ठीक ही था, कौन सा था खराब, ये इसको करो ठीक, इसको लिख भी लेना कौन जीत रहा है करके। जो, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, इसके आगे लगा देती हूँ मैं प्लस, इन दोनों के आगे लगा देते हैं माइनस। मेरी भी ले रहे हो, नहीं नहीं